मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। नमस्कार, मैं मोहम्मद शाहरुख सकलैनी और आज हमारे साथ मौजूद है हमारी एक खास मेहमान जिन्हें किसी तारीफ या परिचय की जरूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने बीजापुर विधानसभा प्रत्याशी दिव्या गंगवार के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दिव्या जी से बातों का सिलसिला। दिव्या जी, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारा न्यूज नेटवर्क आरजे न्यूज भारत आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम और इस्तकबाल करता है। दिव्या जी, आपके पिता के बारे में हम बात करेंगे। राजनीति में शादी का प्रतीक कहे जाने वाले आपके पिता स्वर्गीय डॉक्टर परशुराम जी ने अपना राजनीतिक सफर एक ग्राम प्रधान से लेकर संसद भवन तक की ऊंचाइयों तक तय किया। उन्होंने अपने इस राजनीतिक सफर में जनता की सेवा करने का वो मुकाम हासिल किया कि उनके स्वर्गवास होने के बावजूद भी आज भी वो लोगों के दिलों में जिंदा हैं, उनके आदर्श जिंदा हैं। दिव्या जी, आप अपने स्वर्गीय पिताजी के विषय में और उनके आदर्शों के विषय में आज क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पिताजी के बारे में क्या कहूँ कि उन्होंने जब राजनीति ही नहीं, उन्होंने कहना चाहिए एजुकेशन में भी एक मकाम हासिल करा। जी बिल्कुल। आजादी से पहले की पैदाइश थी, उसके बाद उन्होंने उस टाइम हायर एजुकेशन लोग सोचते भी नहीं थे। बहुत मध्यम वर्ग से परिवार बिलोंग करने के बाद भी उन्होंने एक डॉक्टर की पदवी कहना चाहिए, एक उपाधियां कहना चाहिए, एजुकेशन लेकर के उसे हासिल किया। गवर्नमेंट की सेवाएं भी दी, सरकारी जॉब किया। उसके बाद उन्होंने अपना क्लिनिक खोला। जी बिल्कुल। कुछ वक्त के बाद उन्हें लगा कि वो शायद उन्हें राजनीति में आना चाहिए या वो कैपेबल है, क्योंकि अपनी ताकत पहचानना व्यक्ति की बहुत बड़ी वो होनी चाहिए कि हम अपनी ताकत को पहचान सकें। फिर उन्होंने राजनीति में ग्राम प्रधान से शुरुआत करी। हालांकि पहला चुनाव पिताजी हार गए थे, लेकिन उसके बाद पब्लिक का सहयोग मिला, जनता साथ थी और बड़ों का आशीर्वाद था। हमारे दादी बाबा का और या हमारे ग्रामीण जो दादी बाबा होते हैं उन सब लोग का बहुत सहयोग था और उन्होंने ग्राम प्रधान, फिर उसके बाद ब्लॉक प्रमुखी, जी 3 बार ब्लॉक प्रमुख है एटलीस्ट वो, 3 बार ब्लॉक प्रमुख हैं और एक बार गन्ना सोसाइटी के यहाँ चेयरपर्सन भी रहे हैं। और उसके बाद राजनीति में उन्होंने वो मकाम हासिल करा जो अगर देश का सर्वोच्च मंदिर जिसे कहते हैं वहां वो पहुंचे, लोकसभा। लेकिन उसमें अकेले नहीं कर सकते थे, लोगों का सहयोग था, पूरा सपोर्ट था। और ये भी एक बात है कि पिताजी का चुनाव भी हमेशा बहुत कहना चाहिए समृद्ध लोगों से, शक्तिशाली बहुत शक्तिशाली लोगों से हुआ। तो जो जिन्हें उस टाइम कहा जाता था जमींदार लोग, आजकल तो सरकार ने वो हटा दिया है जमींदार वर्ग जो है, तो उन लोगों से उनका चुनाव हुआ। उन्होंने हमेशा, क्योंकि उन्होंने कमेरों की लड़ाई, दुर्बलों की लड़ाई लड़ी, जिससे उन्होंने उनका सपोर्ट से ही वो वहां पहुंचे। हालांकि शुरुआत में मतलब दादी बाबा से ही पता चला था कि वो चाहते थे कि इस क्षेत्र में ना जाए पिताजी, क्योंकि हर कोई डरता है अपने बच्चों को लेकर के। तो उनके अंदर भी दहशत थी कि गाँव के जी ये गाँव के लोग हैं, मतलब सब मतलब बहुत संपन्न शक्तिशाली हर तरीके से। और पिताजी उस टाइम इकलौते चाचा एक पापा, तो पिताजी और बाबा तो बहुत कमजोर व्यक्ति थे, तो ना इस क्षेत्र में जाए, लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया सबको और उस मकाम तक पहुंचे। तो पहले तो अपनी ताकत पहचानी, फिर लोगों का जो सबसे सही चीज है अपनी ताकत को पहचानना और लोगों का सहयोग भी इतना मिला कि कई बार कहते नहीं घटनाएं घटती हैं जीवन में, तो घटनाएं घटती, परेशानियां तो लगी रहती है जीवन में, संघर्ष को लेकर के। और कभी लोगों ने विरोध भी करा, उसमें भी लोगों का सहयोग इतना था कि अगर उन्हें कहना चाहिए कोई केस वगैरह होने की बात आती थी तो पूरा ग्रामीण, हमारा पूरा गांव एकत्र होके आ जाता था उनके लिए। तो उन्होंने बहुत संघर्ष करा, लोगों का बहुत उन्होंने आवाज उठाई, किसानों की आवाज उठाई। एक बार तो ऐसा वक्त आया कि पिताजी उस टाइम हमारे पहली बात ये कि मेरे गांव ने एक विधायक और एक सांसद दिया। पुराने से एक विधायक जी रहे हैं और एक मेरे पिताजी सांसद भी रहे हैं जी। तो गांव वैसे ही बड़ा हायर माना जाता है। ये किन दिनों की बात थी जब आपके पिताजी एक सांसद के रूप में सामने आए? हाँ, सांसद के रूप में पिताजी ने 91 वाला चुनाव लड़ा था और श्रीमती मेनका गांधी से फाइट की उनकी, और उन्होंने उसमें फतह भी मिली उन्हें। उसके बाद मिड 96 तक वो चुनाव रहे लोकसभा के सांसद। उसके बाद बस वही सांसद का चुनाव था उनका जी। उसके बाद अगला चुनाव हुआ भी, लेकिन उसमें विजयी नहीं हो पाए। दिव्या जी, एक वक्त था जब आपके पिता की राजनीतिक लहर चल रही थी और जनता का प्यार उनके साथ था,
तो इसी राजनीतिक लहर और इसी जनता के प्यार ने उन्हें संसद भवन तक की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया। दिव्या जी, आज वही राजनीतिक लहर और वही जनता का प्यार आपके साथ भी देखने में आ रहा है। आपको क्या लगता है कितनी हद तक जनता आपका साथ देने के लिए तैयार है और कितनी हद तक जनता आपको चाहती है? देखिए, हाँ, ये तो सच है कि लोगों का मुझे प्यार और विश्वास मिल रहा है, क्योंकि जब हमने पिछला चुनाव, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछला चुनाव में सत्ता वाला लड़ा था और उसमें सफलता नहीं मिल पाई थी। तो देखिए, अगर 10 लोग चुनाव लड़ते हैं कि सफल होता है, बहुत बड़ी कोई बात नहीं, उससे हमें कोई वो गुरेज नहीं है उस चीज का। लेकिन जब आज हम फील्ड में निकलते हैं, आज अगर हम फील्ड में निकलते हैं तो लोगों का मतलब इतना स्नेह मिलता है। अभी भी मैं फील्ड में लगातार बनी ही हुई हूँ, तो पहले से वेट करना या तपती दोपहरी में लोग बैठे, अभी कल परसों हम उधर दोहा पाठ थे तो वहाँ लोग 2 घंटे में लेट पहुंचे, क्योंकि जब आप एक जगह रुकेंगे तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है सबके लिए। तो वहाँ हम जब लेट पहुंचे तो लोग बाजार का काम छोड़ करके वहीं बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। और नहीं बेटा ठीक है, बहुत अच्छा लगा। एक उन्हें सबसे अच्छी क्या चीज लगी कि आप हारने के बाद भी यहाँ बने हुए हो। सबसे बेहतर चीज यही सामने आई। जी, सामने निकल कर जो आया कि आप बने हो और गांव में जा रहे हो। वरना लोगों ने यही शिकायत करी कि इलेक्शन के बाद 5 साल बाद ही दोबारा लोग आते हैं वोट लेने के लिए। चाहे वो यहाँ ऐसा नहीं है डिस्ट्रिक्ट से नेता नहीं थे, डिस्ट्रिक्ट से भी लोगों ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो भी पीलीभीत जिले से बीसलपुर को मतलब कवर नहीं कर पाए। जबकि हम बहुत जल्दी अपना फील्ड में निकलते हैं और बहुत कभी कभी दूरी भी तय करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके मन में विश्वास हो कि आप कर सकते हो, उसमें 2 चीजें होती है, एक तो अपना दृढ़ निश्चय और अपनी फैमिली का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। तो वो मेरे साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से, मेरी फैमिली का और सबका सपोर्ट बना हुआ है और मेहनत करने में हम कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं। बाकी हाँ, स्नेह तो मुझे लोगों का बहुत मिल रहा है और हो सकता है आने वाले यही इतने आगे भविष्य में आपके लिए काम आने वाला है। दिव्या जी, अब आपसे आखिरी और सबसे अहम सवाल। अक्सर देखने में आता है कि लोग बेवजह बेतुके मुद्दों पर बहस करना, बातें करना पसंद करते हैं और जबकि देश की बड़ी समस्या गरीबी और बेरोजगारी को छोड़ देते हैं। दिव्या जी, मान लीजिए भविष्य में कभी जनता ने आपको अपनी सेवा करने का मौका दिया, तो आप किस प्रकार से देश की इन बड़ी समस्याओं, बेरोजगारी और गरीबी पर विचार करेंगी और काम करेंगी ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके? क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय में? हाँ, इस पर देखिए, सबसे बड़ी बात आपने बोला कि लोग टाइम वेस्ट करते हैं। जी बिल्कुल सही। जैसे अभी छोटी सी बात ले लीजिए, अगर बीसलपुर में अगर कहीं खुदाई चल रही है, जेसीबी चलेगी, तो हमारा जो युवा वर्ग है जिसे अपना वक्त यूज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि वक्त अगर निकल गया तो वो लौट कर नहीं आता। बिल्कुल, उसे इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। तो वो जेसीबी अपना काम कर रही है, वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन वो युवा वर्ग है, हमारा बच्चा है जिसे स्कूल जाना चाहिए, वो हम मेला लगाए खड़े रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। कहीं काम चलेगा, सड़कें बन रही हैं, वो काम वहाँ खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज है, लोगों को जागरूकता की बहुत कमी मुझे जो नजर आई है, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। अपने आप विधानसभा में? हाँ, जितना मैंने फील्ड में देखा है, जो हमारा या बिहार का युवा वर्ग ले लीजिए, वो अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। एक उन्होंने इस मोबाइल का आप इसे यूज इस तरीके से कर रहे हैं, हम बात करने के लिए कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं, हर कोई किसी को करना चाहिए, लेकिन उन्होंने मोबाइल का यूज सिर्फ है मूवीज देखने के लिए करना। तो उन्हें जागरूक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देश की हड्डी जो कहे जाते हैं, रीढ़ की जो है आगे वाली जनरेशन है, युवा वर्ग की होता है, हमेशा यूथ की होता है। तो 50 साल का अध्ययन हो जाता है, तो उससे पहले की ही पीढ़ी हमारे देश का नेतृत्व करने के लिए होनी चाहिए। ठीक है। और बेरोजगारी का जो मुद्दा है, उसमें सबसे अहम है कि पलायन रोकना। जी, पलायन में क्या होता है? किस रूप से पलायन रोकने की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, उसमें ये है कि पहले लघु उद्योगों के लिए लोगों को छोटे उद्योग डाल सकते हैं, उसमें आपको करोड़ों की जरूरत नहीं है, कुछ लाख में ही छोटी बहुत मशीनें आ गई, जैसे बहुत कम खर्चे में काम को शुरू किया जा सकता है। रस्क बनाना है, ब्रेड बनाना है या बिस्किट बनाने हैं, इन चीजों के लिए लोगों को बेकरी का काम उसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं। या छोटी सी चीजें हैं, जैसे हवाई चप्पल होती है, इस चीज छोटी छोटी, क्योंकि जब हम इतने बैक उस पे हैं, कहना चाहिए हम मतलब दिल्ली से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, दिल्ली से बहुत दूर है, तो हम अपने लिए रोजगार यहीं तलाशें, यहीं पर मुहैया भी होना चाहिए, यहीं पर मुहैया होना चाहिए, जिससे हमारा युवा वर्ग जो है अपने गांव को छोड़कर अपना, क्योंकि क्या कहता है फैमिली यहाँ रह जाती है, काम करने के लिए जाना तो पड़ेगा उसे, तो उत्तराखंड को बहुत भागता है।
बिल्कुल तो सही बात। मेरा ये मोटिव है कि लोगों को ये छोटे कामों के लिए जागरूक करके और थोड़ा रोजगार, और एक सरकार को भी कोई बड़ी फैक्ट्री वगैरह हमारे इसमें विधानसभा में अब डालनी चाहिए, क्योंकि जब हर पंचवर्षीय में हमारा 10-12 हजार युवा बढ़ जाता है। वोटर बढ़ गया तो युवा बढ़ गया काम करने वाला है, तो उसके लिए रोजगार का मतलब मुहैया करवाना भी सरकार का ही काम है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और बाकी जो नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, जिले का, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी आवाज को पहुंचाने के लिए। दिव्या जी, आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को आज क्या संदेश देना चाहते हैं, ताकि आज आपके पिता स्वर्गीय डॉक्टर परशुराम जी की यादों को ताजा किया जा सके? देखिए, संदेश तो क्या देना चाहेंगे, बस यही कहेंगे कि मतलब हर व्यक्ति को अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए और अपने काम के प्रति पूरा ईमानदार रहना चाहिए। लोग कहते हैं, अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत महिलाओं को सुनने को मिलेगा, अच्छा लेडीज है तो ये चीज नहीं आनी चाहिए। ये चीज नहीं आनी चाहिए, समाज में ये चीज बहुत ज्यादा आती है। बहुत आती है, जैसे लोग हर बात में बोलेंगे अच्छा हम महिला अधिकारी, अरे महिला अधिकारी भी उतनी ही कैपेबल है जितना पुरुष अधिकारी है। तो हमारे बच्चों को, हमारे समाज को जागरूक होने की जरूरत है और कहना चाहिए अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है, और हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मानकर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ना बेटा बुरा है ना बेटी बुरी है, लेकिन सिर्फ सोच का थोड़ा सा फर्क है। वो सोच थोड़ी जागरूक करनी पड़ेगी और समाज के लिए कुछ करना ये है। विचारधारा एक बना रखी है कि बेटी ऐसा क्यों कर रही है, बेटी ऐसा क्यों कर रही है, जो बेटों को मौका मिले वो बेटियों को भी मिले। और समाज में हर व्यक्ति के अंदर सोच अपने देश को लेकर होनी चाहिए, छोटे से मत सोचिए और बड़े से सोचिए। मेरे पापा एक बात कहते थे, पिताजी सांसद जी हमेशा एक बात कहते थे, जो मैं सुन सुनकर बड़ी हुई हूँ, कि दूर का सोचोगे तो दूर तक पहुंचोगे, अगर आप छोटा सोचोगे तो वहीं दबकर रह जाओगे। तो सोच अपनी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे अक्षर में हम समाज सेवा भी करते, मेरी फैमिली बहुत सालों से कर रही, कई पीढ़ी निकल गई इस काम को करते करते। तो मैं आज भी फील्ड में जाती, मैं इलेक्शन के उससे लोगों को नहीं मिलती, मैं बोलती हूँ कि आप अपनी ताकत पहचानो, आप अपनी आवाज उठाइए, आवाज उठाइए, क्योंकि आवाज बुलंद करोगे तभी आपको मंजिल मिलेगी। उससे पहले आपको सब यूज करते रहेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजों पे डर जाते हैं। मैं कहा जब आप खेत में पेड़ काट लेता है उससे नहीं डरते हो, तो आप इन नेताओं से क्यों डरते हैं? बिल्कुल सही। आप उस चीज को दूर रखिए, अपनी पावर, अपनी ताकत आपके अंदर है, उसको पहचानिए, उसको पहचानना पड़ेगा, उसे निखारना पड़ेगा। और अपना मत सोचिए, देश का सोचिए, अपने आप बदलाव होता ही चला जाए। दिव्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हम आशा करते हैं आप हमारे दर्शकों को इसी प्रकार से मूल मंत्र सिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।